स्टूडेंट्स, बायोएनर्जेटिक्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। मैंने रिड्यूस सिलेबस चेक किया था। रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक आपके पास थे, हम उन टॉपिक से ज़्यादा ही टॉपिक ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। रिड्यूस सिलेबस में जो पार्ट आपके पास आना था उसमें आपके पास आना था नंबर 1, उन्होंने कहा है, लिखा है बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स के बाद बायोएनर्जेटिक्स किस तरीके से जो है वो प्लांट्स में होती है, यानी अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फिर फोटोसिंथेसिस के उन्होंने रिएक्टेंट्स पूछे बताए हैं रिड्यूस सिलेबस में। इसके बाद उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसके बाद पूरा कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये चीजें रिड्यूस होके थी, हमने इनको डिटेल में ही पढ़ लिया है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है। बेसिकली एक चीज हम बीच में से मिस कर गए थे, एक तो ये कि सोलर एनर्जी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि यूनिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज ओनली एंड ओनली सन, ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना है। एक तो ये रह गया था हमारा, और दूसरा एटीपी जो है वो मॉलिक्यूल आपको स्टडी करवाना है, भूल गई थी, तो एटीपी स्टडी करवाना है। और फिर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तो हम एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लेंगे। एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक में हमारे पास है C4 प्लांट्स और दूसरा है हमारे पास कैम प्लांट्स। तो ये दो एक्स्ट्रा टॉपिक भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हमारी क्लास का टाइम रह जाएगा, बच जाएगा, तो उस चीज को कवर कर लेंगे। आपके पास नॉलेज भी आ जाएगी, आपके कोर्स का हिस्सा तो है वो, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में वो चीज आपको पढ़नी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्लास में टाइम बच जाएगा तो हम ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में हो, आपको इंफॉर्मेशन हो इन तमाम चीजों की। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एनर्जी के बारे में स्टडी करना, ठीक है। एनर्जी के बारे में आपको मैंने पहले भी क्या बताया था कि एनर्जी के लिए हमारे पास लॉ है, और वो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रही कि एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त भी मैंने आपको ये बात बताई थी, और उस वक्त भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स तो है ना, जहां से एनर्जी अर्थ तक आ रही है, दुनिया तक आ रही है, तो दैट यूनिक सोर्स इज सन। ये यूनिक सोर्स क्या है हमारे पास? सन। ठीक है, और सन से हमारे पास जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ कौन है? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्लांट्स। ये क्या करते हैं? ये ऑटोट्रॉफ जो है वो सन से आने वाली सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फूड एनर्जी। बल्कि हम अब ये तो पढ़ चुके, तो हमें ऑलरेडी पता है कि सोलर एनर्जी को पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एटीपी and NADPH2, ठीक है, and later on these energy high energy rich molecules are converted into food energy, और वो फूड एनर्जी आइदर होता है ग्लूकोज, या फिर होता है प्रोटीन, या होता है लिपिड। ठीक है, ग्लूकोज को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो मैं कहूंगी होगा कोई भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड। ठीक है बेटे, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है ये फूड है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाता है अगेन इनटू केमिकल एनर्जी, and
एंड देन इनटू हीट एनर्जी, और इस तरह ये एटमॉस्फेयर का पार्ट बनता है। तो पॉइंट इज द यूनिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज ओनली एंड ओनली सन, कि सन से सोलर एनर्जी आएगी तो फिर वही एनर्जी डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और वो डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकती है सोलर एनर्जी से? केमिकल एनर्जी, देन फूड एनर्जी, देन अगेन केमिकल एनर्जी, देन हीट एनर्जी। तो ये डिफरेंट फॉर्म में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात? तो आपको मेरी बात समझ आ गई कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक एनर्जीज क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, आप जरा इसको जल्दी से जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे पढ़ाऊं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? ठीक है बेटे, मैं इसको रख कर रही हूँ। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ और उस डायग्राम से मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। जी, अब जरा देखिएगा कि हमारे पास यूनिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सन। ठीक है, सन से हमारे पास देखा जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो एमिट होती है और दुनिया में उसकी बहुत कम एनर्जी, आप समझे तकरीबन 2% एनर्जी ही दुनिया में इसकी आ पाती है, या उससे कुछ ज्यादा एनर्जी आपके पास आ जाती है। यानी बहरहाल कि बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी जो है वो दुनिया में आती है। लेट्स सपोज हमारे पास दुनिया में पहुंच रही है 50,000 किलो कैलोरी पर जूल, इतनी एनर्जी सन की जो है वो कहाँ पहुंच रही है? लेट्स सपोज वो पहुंच रही है अर्थ के पास। ठीक है, अभी जो 50,000 है इसमें से 25,000 किलो कैलोरी पर जूल जो है वो जो है एटमॉस्फेयर का ही पार्ट रह जाती है, यानी वो यूटिलाइज नहीं होती है। और 25,000 किलो कैलोरी पर जूल इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, और वी कैन से दैट प्लांट्स ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे हमारे पास ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर जब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे तो फूड प्रिपेयर करेंगे तो जाहिर है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे सोलर एनर्जी को, और जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 25 का हाफ यानी 13 या 12,500 किलो कैलोरी पर जूल जो है वो कन्वर्ट होके पहुंचेगी किसके पास? पहुंचेगी कन्वर्ट होके वो पहुंचेगी आपके, आप समझ लें प्लांट से या ऑटोट्रॉफ से जो फूड हासिल करते हैं, यानी आप समझ लें एनिमल्स के पास। ठीक है, और बाकी 12,500 किलो कैलोरी पर जूल जो है वो एनर्जी जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, या फिर हम कहेंगे कि पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर एनिमल से वो फूड एनर्जी जो है वो मजीद दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचती है, जैसे ओमनिवोर्स होते हैं तो उनके पास एनर्जी इसका भी हाफ, लेट्स सपोज आप समझ लीजिए कि 12,500 का हाफ हो गया 250 किलो कैलोरी पर जूल जो है वो पहुंचेगी फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स के पास, या उससे भी कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद बाकी सब की सब क्या हो जाएगी? बीच में एटमॉस्फेयर में जाया हो जाएगी। यानी हम ये देखेंगे कि एनर्जी हर लेवल पे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट। यानी हम ये कहेंगे कि इन दी एंड डिकम्पोजर के पास बहुत कम एनर्जी बचती है, बाकी सारी की सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में क्या होती जा रही है?
फ्री होती जा रही है और ये फ्री होती एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो हमें क्या पता चला कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ सोलर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस कन्वर्जन के मेथड में बहुत ज्यादा एनर्जी हम क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें क्या समझ आई, यहाँ से हमें ये समझ आई कि हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी इस तरीके से क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। नेक्स्ट, इसी तरीके से मैं आपको अगर बताऊं तो अगर मैं आपको यही बात पिरामिड बना के समझाऊं तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉफ। ठीक है, इसके बाद एनर्जी होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, इसके बाद एनर्जी होती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास और फिर लास्ट में सबसे कम एनर्जी होती है टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर मैं यहाँ समझाऊं तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, इसको मैं एनिमल्स के बजाय लेट्स सपोज इसको मैं कर देती हूँ प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये एनर्जी किसके पास गई है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाली जो एनर्जी गई है लेट्स सपोज ये गई है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, इसका हाफ 6250 का हाफ आप समझ लें ऑलमोस्ट 3000 किलो कैलोरी पर जूल जो है वो गई है किसके पास, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। और 3000 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे अगेन फ्री हो गई। ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास से टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास जाएगी, कितनी जाएगी, टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास जाएगी 1500 किलो कैलोरी पर जूल, ये फ्री हो जाएगी। और 1500 गई किसके पास, ये गई किलो कैलोरी पर जूल हमारे पास गई ये डिकम्पोजर्स के पास। तो हमने क्या देखा कि डिकम्पोजर्स के बाद बहुत कम एनर्जी जा रही है, एनर्जी हर जगह फ्री होती चली जा रही है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कौन कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ। फिर एनर्जी काफी हद तक वेस्ट हो गई, फ्री हो गई, फिर एनर्जी आधी इसके पास चली गई प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। प्राइमरी कंज्यूमर्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और हाफ एनर्जी फ्री कर दी और फिर आधी एनर्जी चली गई सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने हाफ फ्री कर दी और आधी चली गई टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास। फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स ने उस एनर्जी को फ्री कर दिया और इन दी एंड हमारे पास बहुत थोड़ी एनर्जी किसके पास आ गई, डिकम्पोजर्स के पास। डिकम्पोजर्स इन सबको डिकम्पोज करेंगे और सारी की सारी एनर्जी को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो हमने क्या देखा, एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर चली जाती है। कभी वो सोलर एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है तो वो ऑटोट्रॉफ का फूड बनाने में यूज हो रही है, कभी वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड लिपिड की फॉर्म में मौजूद है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर का फूड बन रही है, और कभी वो डिकम्पोजर्स के पास मौजूद है तो वो उनकी एनर्जी की नेसेसिटीज को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ से क्या पता चला कि एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है सन। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और सन की भी टोटल एनर्जी का बहुत लिमिटेड अमाउंट दुनिया में पहुंचता है और उसमें से इन दी एंड बहुत लिमिटेड अमाउंट जो है वो यूटिलाइज होता है, बाकी सब क्या होता चला जाता है, फ्री होता चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी साइकिल। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, एनर्जी साइकिल। इसी अगर हम पिरामिड को देखें, ये कहलाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो अगर हम इसी पिरामिड को देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी है ऑटोट्रॉफ के पास, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे कम टर्शियरी डिकम्पोजर्स के पास एनर्जी होती है। ठीक है, और क्योंकि ऑटोट्रॉफ सबसे ज्यादा एनर्जी लेती है तो अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास बनाएं तो हमें पता चलेगा कि
दुनिया में सबसे ज्यादा जो है बायोमास यानी लिविंग मास जो मौजूद होता है वो किसका है, ऑटोट्रॉफ का है। उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स है, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स है और उससे कम टर्शियरी कंज्यूमर्स है। और अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनाए तो भी हमें यही पता चलता है कि दुनिया में इंडिविजुअली सबसे ज्यादा ऑटोट्रॉफ मौजूद है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स मौजूद है, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सबसे कम टर्शियरी कंज्यूमर्स मौजूद हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं T1, T2, T3 एंड T4। T मींस ट्रॉफिक लेवल, T means trophic level। तो ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 एंड ट्रॉफिक लेवल 4। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, पूरी सारी बॉडी में यूटिलाइज हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मेरी बात समझ आई है या नहीं समझ आई? जी बेटे, बात समझ आई है? ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से और डन का मैसेज करें। ठीक है बेटा, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया था और वो है ATP। ATP मीन्स एनर्जी करेंसी, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये क्या है, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है। और कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये है मोनोन्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये है मोनोन्यूक्लियोटाइड। इस मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इस मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड में हमेशा ही हमें 3 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 हमें मिलता है नाइट्रोजीनस बेस, नंबर 2 हमें मिलता है पेंटोस शुगर और नंबर 3 हमें मिलता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजीनस बेस जो है वो यहाँ पे मौजूद है एडिनोसिन। एडिनोसिन जो है ये होता है डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर, जरा देखिएगा कि हमारे पास एक रिंग होगा हेक्सा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा रिंग है, और एक रिंग होगा पेंटा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक रिंग है हेक्सा और दूसरा रिंग है पेंटा, ठीक है। और फिर इसके साथ अटैच हुआ होता है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। फिर कार्बन 1 और कार्बन 4 अटैच होंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन 4 से अटैच होगा कार्बन 5। फिर कार्बन 5 से ट्राइफॉस्फेट है ना, तो 3 फॉस्फोरस अटैच होंगे, ठीक है। समझ आ रही, क्योंकि ये क्या है, ये है ट्राइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट की वजह से यहाँ कितने फॉस्फोरस जुड़े हुए, 3 फॉस्फोरस जुड़े हुए। अगर ये होगा ADP तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये देखिए मैंने आपके कितने फॉस्फोरस लगाए हैं, 2 फॉस्फोरस लगाए। अगर ये होगा AMP तो इसी तरीके
फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, ठीक है। AMP मोनोफॉस्फेट तो सिर्फ एक फॉस्फोरस होगा, ADP डाई मतलब दो तो इसीलिए दो फॉस्फोरस जुड़े हुए, और ATP ट्राई तो इसीलिए एक दो और ये तीन फॉस्फोरस जुड़े हुए, ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि जब भी कभी ATP को हम तोड़ते हैं इनटू ADP, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस अलग होता है, एक फॉस्फोरस अलग होता है या इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस अलग होता है, तो एक फॉस्फोरस के अलग होने पे यानी आपके ट्राई फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में से जो तीन फॉस्फोरस है इनके मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल के टूटने पे 7.3 किलो कैलोरी पर मोल या 7.3 किलो कैलोरी पर जूल एनर्जी हमें मिलती है। तो आप ये देखो कि जितनी मर्तबा फॉस्फोरस टूट के अलग होगा उतनी मर्तबा एनर्जी मिलेगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। यानी जितनी बार आप 1000 का नोट छुट्टा करवाएंगे उतनी मर्तबा आपको 1 रुपीस के 1000 कॉइन मिलेंगे। समझ आ रही है? एग्जैक्टली यहाँ पे एक एटीपी के मॉलिक्यूल की एडीपी में टूटने पे एक फॉस्फोरस के अलहदा होने पे 7.3 किलो कैलोरी पर जूल एनर्जी मिली। फिर एक एडीपी जब एक एएमपी और एक फॉस्फोरस में टूटेगा तो अगेन फॉस्फोरस अलग हुआ तो अगेन 7.3 किलो कैलोरी पर जूल या किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि हमें कितनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है एक एटीपी के मॉलिक्यूल के टूटने पे। और ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल है कैसा, तो ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के टूटने पे हमें इतनी एनर्जी लगती है, दैट इज द रीजन इट इज सेड टू बी एनर्जी करेंसी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। तो एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी बिकॉज एट द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वन फॉस्फोरस फ्रॉम एटीपी एंड फॉर्मेशन ऑफ एडीपी 7.3 किलो कैलोरी पर जूल, ये 7.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी इज फॉर्म्ड। इसीलिए ये क्या कहलाता है, इसीलिए ये कहलाता है एनर्जी करेंसी। तो ये टॉपिक आपका बीच में से थोड़ा सा रह गया था, वो मैंने आपको करवाया। मुझे बताया आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? आ गई समझ आपको मेरी बात? यस मिस, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे फिर हमारे पास दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे रिड्यूस में, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है जी, हो गया। ठीक है, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये रिड्यूस सिलेबस में है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी क्लास का टाइम बचा हुआ है तो अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो क्वेश्चन भी पूछ लीजिए इस चैप्टर से में। और दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन मैं पढ़ा देती हूँ। पहला टॉपिक है हमारे पास C4 प्लांट्स, ठीक है। C4 प्लांट्स जो है वो बेसिकली करते क्या है, वो बेसिकली करते हैं फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस की मैं इक्वेशन लिख रही हूं यहाँ पे।
और हम सनलाइट भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसके अपोजिट रेस्पिरेशन पे चलते हैं तो बिल्कुल यही ग्लूकोज यहाँ आ जाता है, यही ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी जो है वो हमें क्या दे देती है, हमें एटीपी दे देती है। तो ये देखेंगे तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ठीक है। जिन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा होती है उन दिनों प्लांट में एक जो है हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अच्छा जी, अब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगी, स्टॉप। अब प्लांट में जब गैसेस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगी तो प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करेगा, प्लांट के लिए रेस्पिरेशन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करे, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए नीड है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब क्योंकि स्टोमेटा बंद है तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा और इसीलिए प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करे। इसका मतलब प्लांट का सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो प्लांट ऐसी सूरत में क्या करता है, ऐसी सूरत में प्लांट जब हॉट एंड एरिड एनवायरनमेंट होता है और हॉट एंड एरिड एनवायरनमेंट की वजह से एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, एब्सिसिक एसिड के रिलीज होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो उन दिनों प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बजाय फोटो रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन। इस फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करता है, इस फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट जो है वो बेसिकली C4 कंपाउंड बनाता है। जरा देखिएगा कैसे C4 कंपाउंड बनाएगा, कि प्लांट ने पहले वही लाइट रिएक्शन किया और लाइट रिएक्शन से क्या बना लिया, ATP NNADPH2 बना लिया, ये बना लिया। इसके बाद प्लांट ने किया डार्क रिएक्शन, ठीक है। जब प्लांट डार्क रिएक्शन करता है तो डार्क रिएक्शन में इसको फिक्स करने के लिए डार्क रिएक्शन का स्टेप नंबर 1 आपको याद था और याद होगा, वो था कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट को डार्क रिएक्शन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है और क्योंकि स्टोमेटा बंद है तो प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, तो प्लांट क्या करेगा, क्या प्लांट जिंदा नहीं रहेगा, तो प्लांट खत्म हो जाएगा, नो। प्लांट क्या करेगा कि प्लांट जो है वो बेसिकली यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के जरिए जो उसने बनाया है, क्या बनाया है, उसने बनाया है पायरोवेट, ठीक है। पायरोवेट जो है वो कैसा कंपाउंड है, वो है C3 कंपाउंड, ठीक है। इस C3 कंपाउंड में रेस्पिरेशन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा, ठीक है। पायरोवेट कैसा है, C3 कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, C1 कंपाउंड, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, C4 कंपाउंड, ठीक है। और C4 कंपाउंड के तौर पे हमारे पास यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे पहले हमारे पास डायरेक्ट पायरोवेट में नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता ऐड होता, बल्कि पायरोवेट से पहले हमारे पास बनता है, क्या बनता है, पायरोवेट से पहले हमारे पास बनता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट। क्या बनता है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। ये जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है ये भी C3 कंपाउंड है। इस C3 कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा ये होगा C1 कंपाउंड, C1 प्लस C3 कंपाउंड C4 कंपाउंड हो गया। C4 कंपाउंड से हमारे पास बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट, फिर बनेगा मेलेट, फिर बनेगा फ्यूमरेट और फिर जो है फ्यूमरेट से निकलेगा, रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, फिक्स होके यहाँ होगा डार्क रिएक्शन
ठीक है। और डार्क रिएक्शन के बाद आप देखो यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ना फ्यूमेरेट कैसा कंपाउंड था, C4 कंपाउंड था, मैलेट कैसा था, C4 कंपाउंड था, ऑक्सैलो एसीटेट कैसा था, C4 कंपाउंड था। अब इस फ्यूमेरेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक C1 कंपाउंड निकल गया, तो अगेन हमारे पास क्या बन गया, C3 कंपाउंड यानी पायरोवेट। अगेन हम इस पायरोवेट को कन्वर्ट करेंगे इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो कि C3 कंपाउंड था। फिर इस फॉस्फोइनोल पायरोवेट में एक और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि नॉर्मली स्टोमेटा ओपन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा क्योंकि स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। अब स्टोमेटा क्लोज है तो हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर, एंड वी गेट ऑक्सैलो एसीटेट। देन ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हुआ मैलेट में, देन कन्वर्ट हुआ फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला और दूसरी तरफ क्या चला, डार्क रिएक्शन चला, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की नीड थी, फोटोसिंथेसिस के लिए नीड थी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड आके फिक्स हो गया, डार्क रिएक्शन हुआ और अगेन हमारे पास वी गेट C3 कंपाउंड। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे की हेल्प करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, बात समझ आई या नहीं समझ आई, बात समझ आई बेटा, यस और नो? यस मिस। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ओके का मैसेज करें। जल्दी बेटा, क्लास का टाइम कम बचा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैम प्लांट्स या कैम। कैम मीन्स कंसोलिडेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स। मैं बता देती हूँ आपको, एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे। कैम, ठीक है, कंसोलिडेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स। अच्छा ये कैम प्लांट्स है ना, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ गर्मी बहुत होने की वजह से स्टोमेटा जो है वो डे टाइमिंग्स में क्लोज रहते हैं और नाइट में ये स्टोमेटा ओपन रहते हैं। ठीक है, तो ये नाइट में क्या करते हैं, नाइट में C4 एसिड बना लेते हैं। C4 एसिड क्या है, C4 एसिड ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट, ये सब क्या है, ये सब है C4 एसिड। इन सब में 8 का मतलब क्या है, एसिड, ठीक है। और ऑक्सैलो एसीटेट की बात करें, ऑक्सैलो एसीटेट में भी C4 कंपाउंड है, ठीक है। मैलेट भी C4 कंपाउंड है, फ्यूमरेट भी C4 कंपाउंड है, सक्सिनेट भी C4 कंपाउंड है। तो दिन में ये सारे के सारे एसिड बना लेंगे, मेटाबोलाइज कर लेंगे और रात में फिर इनको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करके इनसे क्या रिलीज करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देंगे किसमें, डार्क रिएक्शन में। और जब ये डार्क रिएक्शन में जाके फिक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से प्लांट का गुजारा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड C4 प्लांट्स, ठीक है। तो C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स काफी, सॉरी दिस इज कॉल्ड कैम प्लांट्स। C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स का रिएक्शन बहुत सिमिलर है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि कैम प्लांट्स वाला काम जो है वो सिर्फ रात में ये एसिड के मेटाबोलाइज हो जाता है और C4 में रात में होने के बजाय जो है वो दिन में ही हम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और इस तरह से गुजारा चला लेते हैं। इज इट क्लियर बेटा, समझ आ गई मेरी बात? C4 प्लांट्स और कैम प्लांट समझ आ गई है? चले, आई होप आपको समझ आ गई हो। ठीक है, आ गया मैसेज सना का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हमारी क्लास जो है मैं यहीं
सकते हैं